नमस्कार दोस्तों, जय हिंद। द बोरिंग डायरी के एक नए एपिसोड में आपका स्वागत है। आशा करता हूँ आप सभी बढ़िया होंगे। आज के वीडियो में हम डिस्कस करेंगे एक रीसेंट स्टेटमेंट के बारे में जो कि इन्फोसिस के फाउंडर, जो कि अब इन्फोसिस में मेरे ख्याल से नहीं है, नंदन नीलकेनी ने दिया है। उन्होंने कहा है कि भारत को एआई बेस्ड लार्ज लैंग्वेज मॉडल्स पे बिल्कुल भी ध्यान नहीं देना चाहिए, हमें बस उसके एप्लीकेशंस पे ध्यान देना चाहिए। और कैसे ये जो स्टेटमेंट है ये एक बहुत ही डेंजरस स्टेटमेंट है, और मैं मानता हूँ एक तरीके से जैसे भारत की टेरिटोरियल इंटीग्रिटी है, सॉवरेनिटी है, उस एक एनर्जी सॉवरेनिटी है, हमारी फूड सिक्योरिटी है, उस तरीके से ये बहुत ज़रूरी है कि हम अपना टेक्नोलॉजिकल सॉवरेनिटी भी मेंटेन रखें। और कैसे ये स्टेटमेंट जो है एक तरीके से हमारी टेक्नोलॉजिकल सॉवरेनिटी को एक बहुत बड़ा खतरा है। और अगर टेक्नोलॉजिकली हम दूसरे देश पे ऑलवेज डिपेंडेंट रहे तो एक फाइनली हम बोल सकते हैं कि एक टाइम पे वो टेक्नोलॉजिकल सॉवरेनिटी पे कॉम्प्रोमाइज़, एक टेरिटोरियल सॉवरेनिटी पे भी कॉम्प्रोमाइज़ हो सकता है। तो इसी टॉपिक पे आज हम चर्चा करेंगे। वीडियो में आगे बढ़ने से पहले आप चैनल को प्लीज़ सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें। मैं ऐसे इन्फॉर्मेटिव वीडियोस हर हफ्ते लाता हूं, तो चलिए इस वीडियो का शुभारंभ करते हैं। तो देखिए, नंदन नीलकेनी जो एक बहुत बड़े टेक्नोक्रेट है हमारे देश के, उनका बहुत बड़ा योगदान रहा है काफ़ी सारे प्लेटफॉर्म्स, फाइनेंशियल प्लेटफॉर्म्स डेवलप करने में, जैसे कि यूपीआई एंड मेनी अदर प्लेटफॉर्म्स में उनका बहुत बड़ा योगदान रहा है। उन्होंने बोला है कि रिसेंटली एक फंक्शन में कि भारत को एआई पे जो है आज की तारीख में जो सबसे बड़ा रिसर्च का सेगमेंट है और सबसे बड़ा ट्रेंड है, टेक्नोलॉजिकल ट्रेंड है एआई के क्षेत्र में, जो कि है लार्ज लैंग्वेज मॉडल्स। जिसे कि आपने सुना होगा, कुछ माइक्रोसॉफ्ट का लार्ज लैंग्वेज मॉडल होता है, चैट जीपीटी, उसी तरीके से गूगल का लार्ज लैंग्वेज मॉडल है बार्ड या फिर जेमिनाई, और उसी तरीके से एलॉन मस्क ने भी अपना एक लार्ज लैंग्वेज मॉडल बनाया है जिसे कि ग्रॉक कहते हैं। उसको उन्होंने ट्विटर पे, या तब के ट्विटर पे, आज के एक्स पे डिप्लॉय किया है। और इसी तरीके से काफ़ी सारी कंपनीज अपने लार्ज लैंग्वेज मॉडल्स पे काम कर रही हैं। और अनफॉर्चुनेटली भारत इस रेस में बहुत ही पीछे छूटता दिख रहा है। और पहले हम ये समझते हैं कि लार्ज लैंग्वेज मॉडल्स होते क्या है। देखिए, जब हम एआई बोलते हैं तो हम एक तरीके से एक्सपेक्ट करते हैं कि एआई जो है इंसानों की तरह बात करे, इंसानों की तरह फंक्शन करे, खुद सोच सके, उसे ज़्यादा इनपुट ना देना पड़े। इसीलिए वो एग्जिस्टिंग डेटा पे अपने एल्गोरिदम्स को ट्रेन करता है, जितना हो सके उतने पास्ट के डेटा पे ट्रेन करता है, ताकि वो पिछले ट्रेंड्स के हिसाब से उससे जो सवाल पूछा जा रहा है, उसके सामने जो भी चैलेंज दिया जा रहा है, पुराने डेटा के बेस पे जो भी उसने सीखा है, पुराने डेटा सेट पे ट्रेन करके वो एग्जिस्टिंग क्वेश्चंस को आंसर कर सके। अब हमारे केस में जब हम चैट जीपीटी यूज़ करते हैं और हम उसमें कुछ प्रॉम्प्ट देते हैं कि हमें फ़लानी चीज़ों के बारे में बताओ, तो एक वो बहुत ही सिंपलिस्टिक आउटपुट्स देते हैं। आज की तारीख में टेक्स्ट टू इमेज आ चुका है, टेक्स्ट टू वीडियो आ चुका है। आप टेक्स्ट देंगे तो वो आपको एक इमेज बना के देगा, आप टेक्स्ट लिखेंगे, इनपुट देंगे टेक्स्ट के रूप में, तो वो आपको वीडियो बना के देगा। तो ऐसे एआई मॉडल्स होते हैं, इन्हें लार्ज लैंग्वेज मॉडल्स कहते हैं। ये बहुत ही कंज्यूमर फ्रेंडली आपको एप्लीकेशंस देखने को मिल रहे हैं। हालांकि जब हम और भी क्रिटिकल एरियाज़ में जाते हैं, जैसे कि डिफेंस और भी सिक्योरिटी और हमारे और भी बहुत सारी क्रिटिकल एरियाज़ है रिसर्च के मामले में, तो वहाँ पे ये लार्ज लैंग्वेज मॉडल्स आपको किसी मेडिसिन का फ्यूचर का कॉम्पोजिशन फ्रेम करने में हेल्प कर सकता है, जो कि पहले पॉसिबल नहीं था। आपको मैनुअली हर चीज़ फ्रेम करनी पड़ेगी। वो आपको बहुत बड़े इमेज डेटा सेट पे इमेजेस जो कि आपको सैटेलाइट से मिले हैं, अपने स्पाई सैटेलाइट से मिले हैं, उस पे आपको जल्द से जल्द प्रोसेस करके आपको इन्फ्रेंसेस बता सकता है। उसके लिए भी आज की तारीख में या फिर मैनुअली करने में या फिर एग्जिस्टिंग सिंगल कंप्यूटर पे बैठ के करने में उस पर बहुत टाइम लगता है। इस तरीके की जो क्रिटिकल चीज़ें हैं, इसमें लार्ज लैंग्वेज मॉडल्स का बहुत बड़ा एक योगदान रहता है। और इन चीज़ों को करने के लिए अगर हम मैं भारत की बात कर रहा हूँ, भारत अगर बाहर के लार्ज लैंग्वेज मॉडल्स पे डिपेंडेंट रहता है, फॉर एग्जांपल वो माइक्रोसॉफ्ट के चैट जीपीटी पे डिपेंडेंट होता है अपने स्पाई सैटेलाइट से आए हुए इमेजेस को इन्फ्रेंस या फिर एनालाइज करने में, तो क्या आप मानते हैं ये हमारे लिए सेफ रहेगा? उसी तरीके से अगर हम हमारे कम्युनिकेशन नेटवर्क्स में कुछ चेंजेस चाहते हैं, हमें नए टाइप के एल्गोरिदम या फिर सिक्योरिटी कीज़ डिप्लॉय करने हैं, उसके लिए हमें कुछ ना कुछ पासवर्ड टाइप चाहिए, उस पासकोड टाइप चाहिए, और उसके लिए हम LLMs यूज़ करते हैं। तो उस काम के लिए क्या आप बाहर के अमेरिकन LLMs को ट्रस्ट करते हैं? मुझे नहीं लगता, नहीं। और इसलिए ज़रूरी है भारत अपने खुद के लार्ज लैंग्वेज मॉडल्स
खुद बनाए इंडिजिनसली। अब हो सकता है वो यूएस के बराबर के ना हो, वो फ्रांस के बराबर के ना हो, बट एटलीस्ट वो हमारे क्रिटिकल नीड्स को एड्रेस कर सके। भले वो हमारे जो आम जनता है उनकी जो आम चीज़ें हैं, जैसे कि फलानी चीज़ का एक थंबनेल बनाना है, उसको इमीडिएटली ना एड्रेस कर सके, बट पहला हमारा उद्देश्य रहना चाहिए कि एक स्वदेशी निर्मित लार्ज लैंग्वेज मॉडल बनाएं जो कि हमारे क्रिटिकल सिक्योरिटी और इंफ्रास्ट्रक्चर नीड्स को एड्रेस कर सके। फिर धीरे धीरे हमें पूरी कोशिश करनी चाहिए वो जो लार्ज लैंग्वेज मॉडल हमने अपने सिक्योरिटी के लिए बनाया था, उसका एक सिविलियन वर्जन बना के धीरे धीरे उसको हम सिविलियन पॉपुलेशन में डिप्लॉय करें। अब इस जो सिविलियन डिप्लॉयमेंट होगा उसके लिए हम प्राइवेट सेक्टर का पूरा हेल्प ले सकते हैं, बट प्राइवेट सेक्टर के ही एक बहुत बड़े रिप्रेजेंटेटिव माने जाते हैं इस देश में, नंदन नीलकेनी। तो वो जब कहते हैं कि भारत को स्वदेशी निर्मित लार्ज लैंग्वेज मॉडल बेस्ड एआई की कोई ज़रूरत नहीं है, तो आपको सोचना पड़ेगा कि हमारा प्राइवेट सेक्टर किस तरीके का इनोवेशन करना चाहता है या फिर इनोवेशन करना ही नहीं चाहता। उसे बस अब वेस्टर्न कंट्रीज़ का कूली बन के रहना है। हम कूली ही है एक तरीके से, क्योंकि हम जितने हमारे आईटी कंपनीज़ हैं उनका कोई एज सच अपना प्रोडक्ट नहीं है, ये सारे सर्विस बेस्ड कंपनीज़ है। ये वेस्टर्न कंट्रीज़ के जो भी कॉन्ट्रैक्ट होते हैं उनको उठाते हैं और उस पे ही हम बहुत ज़्यादा लो पेड लार्ज स्केल एम्प्लॉयमेंट जनरेट करते हैं, और उसका जो आउटपुट होता है वो मोस्टली वेस्टर्न कंट्रीज़ ही उसका फ़ायदा उठाती है। हमारे लिए इसमें एज सच आउटपुट कंट्री को हमें बहुत ज़्यादा नहीं मिलता है, भारत को नहीं मिलता है। और इसलिए यही कारण है, इतने बड़ी बड़ी आईटी कंपनीज होने के बावजूद भी भारत के पास अपना कोई ऑपरेटिंग सिस्टम नहीं है, भारत के पास अपना कोई एंड्रॉयड सिस्टम का भी ऑल्टरनेटिव नहीं है जो कि फ़ोन्स में यूज़ हो सके, विंडोज़ का ऑल्टरनेटिव नहीं है। वहीं आप चाइना की ओर देखेंगे, उनके पास अपना डिफेंस एप्लीकेशन के लिए अलग ओएस है, अपने फ़ोन एप्लीकेशंस के लिए अलग ऑपरेटिंग सिस्टम है, और सिविलियन के लिए भी उनके पास ऑपरेटिंग सिस्टम प्रॉपरली अवेलेबल है। तो ये आप एक देख सकते हैं कि कैसे भारत और चाइना और यूएस की जो प्राइवेट कंपनीज़ है उनमें इनोवेशन को लेके एक बहुत ही डिफरेंट रवैया है, जहाँ पे यूएस और चाइना जो है वो टेक्नोलॉजी को एक तरीके से डोमिनेंस के रूप में देखते हैं। हम बस यहाँ पे उसे एक सो कॉल्ड यूज़ केस की तरह देखते हैं। हमें बस अपना काम चलाना है कि चाहे वो कहीं से भी आए। हम नहीं समझना चाहते कि इसका इम्प्लीकेशंस हमारे ओवरऑल सॉवरेनिटी पे कितना ज़्यादा पड़ता है। कल को अगर कोई वॉर होता है, यानी कि आने वाले 2047 उस वाले दौर में, और जब एआई बहुत बड़ा अपना रोल प्ले करेगा, ऐसे में अगर भारत के पास अपना कोई रोबस्ट एआई इंफ्रास्ट्रक्चर ना हुआ तो ये एक बहुत बड़ा हमारे लिए प्रॉब्लम हो जाएगा। अच्छा चलिए, अब एआई की हम जब बात करते हैं, एआई के डेवलपमेंट को ट्रेस करने के लिए कि कौन सा देश या कौन सी कंपनी कितना एआई पे सीरियसली काम कर रही है, उसको ट्रेस करने के लिए जो सबसे बड़ा मेट्रिक है वो है ग्राफिक्स कार्ड। जो कंट्री या फिर जो कंपनी ग्राफिक्स कार्ड जितना परचेस कर रही है या फिर ग्राफिक्स कार्ड पे जितना इन्वेस्ट कर रही है, वो उतना ही ज़्यादा एआई पे फोकस कर रही है और उतना ही सीरियसली वो एआई को ले रही है। यहाँ ये वही ग्राफिक्स कार्ड है जो हम गेम्स में यूज़ करते हैं, गेमिंग पीसीज में यूज़ करते हैं या फिर वीडियो एडिटिंग पीसीज में यूज़ करते हैं। बस डिफरेंस यही है कि जो एआई के ग्राफिक्स कार्ड होते हैं वो आपके गेमिंग या फिर दूसरे वीडियो एडिटिंग एप्लीकेशंस के ग्राफिक्स कार्ड से बहुत ज़्यादा एडवांस होते हैं, बहुत ज़्यादा पावरफुल होते हैं। इंडस्ट्री स्टैंडर्ड जो आज की तारीख में है वो पूरे दुनिया में एनवीडिया का H100 एआई बेस्ड ग्राफिक्स कार्ड है या फिर जीपीयू जिसे कहते हैं। और अगर हम बात करें भारत, चाइना और यूएस के बीच में ये कौन कितने ग्राफिक्स कार्ड पे इन्वेस्ट कर रहा है, तो हम कह सकते हैं कि अगर हम यूएस की बात करें, यूएस आज की तारीख में जीपीयू एआई बेस्ड जीपीयू जो कि एनवीडिया का H100 है उस पे या फिर और भी एनवीडिया के बहुत सारे ग्राफिक्स कार्ड्स एआई के एप्लीकेशंस के लिए अवेलेबल है। तो ग्राफिक्स कार्ड के मामले में एआई यूज़ के लिए ग्राफिक्स कार्ड के मामले में यूएस सबसे आगे है। उनके पास सबसे ज़्यादा ग्राफिक्स कार्ड एआई एप्लीकेशंस के लिए अवेलेबल है। इसको आप इस बात से समझ सकते हैं कि अकेला एलोन मस्क की जो कंपनी है एक्स, उसका जो लार्ज लैंग्वेज मॉडल है उसको रन करने के लिए फ़िलहाल 20,000 H100 GPUs यूज़ किए जा रहे हैं। वहीं पे अगर आप देखेंगे फेसबुक जो है, और एलोन मस्क का कहना है कि वो आने वाले 5 सालों में अपने ये जो 20,000 GPUs है उसको बढ़ा के करीबन 1 लाख GPU कर देंगे H100 GPUs। और उसी ओर अगर हम देखिए, एक और अमेरिकन कंपनी जो कि है फेसबुक या फिर मेटा, उनके पास 6 लाख H100 GPUs ऑलरेडी डिप्लॉयड है। और ये सिर्फ 2 कंपनियां हैं, और भी वहाँ पे बहुत सारी टेक कंपनीज़ हैं।
अकेले ये मैंने 2 कंपनीज मेंशन की, उनके पास आने वाले टाइम में अकेले 2 कंपनीज के पास 10 लाख जीपीयूज होंगे। वहीं पे अगर हम अमेरिका का ओवरऑल इकोसिस्टम बात करें, जीपीयू प्रोडक्शन का, जीपीयू R&D का, उनके पास पूरा प्रोडक्शन अपने पास मौजूद है, चाहे वो रिसर्च एंड डेवलपमेंट हो, चाहे वो कंपनीज हो, एनवीडिया अमेरिकन कंपनी है, और उनके पास सफिशिएंट तौर पे इन केस ऑफ इमरजेंसी जीपीयू प्रोड्यूसिंग सेमीकंडक्टर फैक्ट्रीज भी है। वहीं पे हम चाइना की बात करें, चाइना भी कुछ हद तक एनवीडिया के जीपीयूज पे डिपेंडेंट है, बट बहुत सारी चाइनीज़ कंपनीज जो है, जैसे कि मूर थ्रेड्स है, जैसे कि CSIC है, हुआवे है, ये कुछ ऐसी कंपनीज हैं जो इंडिजिनसली AI जीपीयू या फिर ग्राफिक्स कार्ड डेवलप कर रही हैं, और कुछ सालों में 2-3 सालों में उनका कहना है कि उनके पास H100 का प्रॉपर ऑल्टरनेटिव मल्टीपल चाइनीज़ कंपनीज से हो जाएगा। उसी तरफ अगर हम भारत की ओर देखते हैं तो भारत के पास ना तो कोई ग्राफिक्स कार्ड डिज़ाइन करने वाली कंपनी है जो कि इंडियन ओरिजिन की हो, ना ही हमारे पास वो मैन्युफैक्चर करने का कोई यूनिट है। और अगर हम डिमांड की बात करें तो रिसेंटली भारत सरकार ने ही सिर्फ और सिर्फ 10,000 जीपीयूज डिप्लॉय करने का टेंडर निकाला है। ये कब तक टेंडर कंप्लीट होगा, आई डोंट हैव एनी आइडियाज़। और अगर हम देखें कि किसी प्राइवेट कंपनी ने लार्ज लैंग्वेज मॉडल एप्लीकेशंस के लिए या फिर किसी भी AI एप्लीकेशन के लिए जीपीयू ऑर्डर किया है तो वो बहुत ही माइनर है, लेस देन 1000। तो कहाँ तो US की अकेली 2 कंपनीज 10 लाख जीपीयूज ऑलरेडी डिप्लॉय करने पे आ चुकी हैं, और कहाँ पे भारत सिर्फ अभी शुरुआत कर रहा है। बेयरली आई थिंक हमारे पास फिलहाल लेस देन 1000 जीपीयूज H100 लेवल के होंगे, बट 1000 भी बहुत ही बेस्ट केस सिनेरियो है। मेरे ख्याल से 1000 AI चिप्स भी हमारे पास फिलहाल नहीं है। तो कहाँ पे 10 लाख, कहाँ पे 1-2 हज़ार, और कहाँ पे हमारे भारत के पास अपना कोई जीपीयू R&D करने के लिए भी कोई कंपनी नहीं है, मैन्युफैक्चरिंग करने के लिए भी कोई कंपनी नहीं है, और उसके एप्लीकेशन को भी सीरियसली करने के लिए कोई कंपनी नहीं है। आप जितने भी ये प्राइवेट कंपनीज का सुनते हैं कि उन्होंने अपना एक ChatGPT का ऑल्टरनेटिव निकाला है, मैं नाम नहीं लूँगा किसी का, एक्चुअली ये सारे ही रैपर LLMs हैं, यानी कि वो ChatGPT पे ही एक रैपर लगा के उसको दूसरा नाम दे के आपको प्रेजेंट करते हैं। एट द एंड ऑफ द डे उनका अगर आप सोर्स कोड देखेंगे वो पूरी तरह ChatGPT ही है, और ChatGPT से ही वो अपने सर्विसेज खरीद रहे हैं। तो ये है फिलहाल हमारे जो लार्ज लैंग्वेज मॉडल के एप्लीकेशन का जो हाल है इस कंट्री में। और ऊपर से जब देश के जो टेक्नोक्रेट्स हैं इतने बड़े लेवल पे इस तरीके का स्टेटमेंट देते हैं, तो आपको समझ आना चाहिए कि हम जब आत्मनिर्भरता की बात कहते हैं उसमें काफ़ी हद तक जो चैलेंज सबसे बड़ा है वो माइंडसेट का ही है, और ये माइंडसेट प्रॉब्लम हमारे टॉप मोस्ट लेवल से ही चालू होता है, जो कि बहुत ही ज़्यादा इन्फीरियोरिटी कॉम्प्लेक्स रिडन लोग हैं। उनको लगता है कि भारत को हमेशा एक दूसरे देशों का डिपेंडेंट या फिर एक कूली बन के रहना चाहिए, हमें बस सर्विसेज देनी चाहिए। बट सच बात यह है कि भारत खुद को अगर एक मेजर ग्लोबल पावर की तरह देखना चाहता है तो आने वाले समय में उसे एक मेजर टेक्नोलॉजिकल पावर भी बन के उभरना पड़ेगा, और वो टेक्नोलॉजिकल जो प्रोवेस है वो आपको इंडिजिनसली डिज़ाइन टेक्नोलॉजीज से ही मिलेगा। वो आपको इम्पोर्टेड या फिर किराए पे लिए गए टेक्नोलॉजीज से आपको वो पावर नहीं मिले, वो ग्लोबल स्टेचर नहीं मिलेगा जो कि आप एस्पायर करते हैं। आशा करता हूँ वीडियो आपको अच्छा लगा होगा। अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करिए। तब तक के लिए जय हिंद, नमस्ते।